विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 में विषय हिंदी में गद्य 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली उस गद्य के बारे में चर्चा करेंगे। उसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। कि हरिवंश राय वो अमिताभ बच्चन के पिता हैं। उसका साहित्य प्रकार आत्मकथा अंश। अब हम लेखक का परिचय पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। तीर पर कैसे रुकूं में आज लहरों का निमंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की जबान पर है। मधुशाला की उनकी कृतियाँ निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक उनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथांश है, जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्यपरायणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। उसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। कि लेखक खुद हरिवंश राय बच्चन, जो खुद बीमारी के रोगी होते हैं, तब
कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बीमार होने पर बार बार वो अपने रोग के बारे में चर्चा करते रहते हैं, लेकिन लेखक जो हैं वह सत्य कहते हैं कि वह अपनी बीमारी के प्रति हमेशा निर्भय, डर रहित, भय रहित रहते थे। उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं लगता था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है, कि कदाचित लेखक ने गांधी जी की ही कई पुस्तक लेख में पढ़ा था कि बीमार होना भी वह गुनाह मानते हैं, अपराध यानी कि गुनाह। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही, कि भगवान ने जो हमें अमूल्य जो शरीर दिया है उसे हमें ही खुद स्वयं ही हमें हमारी तंदुरुस्ती रखनी है। जो हम अपने शरीर की तंदुरुस्त न रखें तो हम उसके गुनहगार अपराधी ही हैं। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था कि लेखक जो इस तर्क को, दलील को और भी आगे ले गए थे। अपराधी को दंड देना चाहिए, कि जो गुनहगार है, दंड यानी कि सज़ा, कि उसे सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। कि जब लेखक को छोटी मोटी बीमारी होती है, तब खांसी, सर्दी, बुखार आदि जब होता, सिर दर्द, तब वह कभी चारपाई पर लेटते नहीं हैं। खाट पर न लेटता यानी कि चारपाई, આપણે पलंग खाटलो कहिए છીએ તે, कि उस पर वो सोते नहीं कि हाय मैं बीमार हो गया ऐसा कर कर, कि मुझे सिर दुखता है या बुखार हुआ है, लेकिन जो हो बन सकता उसी से अधिक वो काम करते थे, अपने शरीर का काम लेते थे। मुझे भरे बुखार में अपनी रात की ट्यूशन पर जाने की याद है, कि बहुत सारा तेज बुखार होता, तब भी वह रात्रि की निशा की ट्यूशनों पर वह जाने का स्मरण उन्हें रहता। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरामजादगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उछलित करती। कि लेखक जो है, कि जो पढ़ाता मजदूरी करता है, कि मजदूरी कर अपनी रोजी रोटी कमाता है, उसे बीमार पड़ने का कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है, क्योंकि वह दिन रात मजदूरी करके रोटी कमाता है। इसीलिए लेखक जो कहते हैं उसे बीमार पड़ने का हक नहीं, क्योंकि घर का गुजारा उसी के अलावा कौन कर सकता है, कि उसी के घर में कुछ धन संग्रह संचय किया हुआ नहीं है। इसीलिए बीमारी जो है अमीरों की हराम जिंदगी है, कि अमीर लोग जो बैठा जीवन जीते हैं, धन संपत्ति, वही आराम चैन से लेट सकते हैं, कि गरीब व्यक्ति को चाहे कितना बुखार हो, लेकिन उसे रोजी रोटी कमाने की फिक्र रहती है। इसीलिए वह चारपाई पर लेटता नहीं है, कि उसे बीमार पड़ने का हक नहीं, आराम करने का। कि गरीब को अपने पीछे उसे नहीं लगना चाहिए बीमारी को। कि लेखक कि उन्हें तेज बुखार हो तब भी वह उनके मदद रूप प्रेरणा मिलती, उससे और भी प्रोत्साहित लगते, और उसी से वह लिखते, और उन अनुभूतियों को उन्होंने अपने जीवन में जाना था, कि गल पिघल कर उनके हृदय में डालता, और भट्टी की तरह तेज बुखार हो तब भी उनके विचार, कल्पनाओं कि वो और बढ़ चढ़कर उनके जीवन में आते।
यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था। कि लेखक खुद कहते हैं कि यह मैं नहीं कह सकता हूँ कि तेज बुखार में मैं अदबदा कर लिखता, कोई लेख लिखते, नाटक, आत्मकथन, संस्मरण लिखते। पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। लेकिन परंतु लेखक जो हैं लिखना चाहते तो बुखार जो उनकी रुकावट नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल होते रहते थे कि सामान्य बुखार में तो लेखक के सभी कार्य जो हैं वो सामान्य से लगते हैं। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। कोई उनके शरीर को बदन यानी कि शरीर को स्पर्श करके कहता कि तुम्हें तो तेज बुखार है, तो वह तुरंत ही जवाब उत्तर दे देते थे कि बुखार भी है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उस बुखार में मैं भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। कि कदाचित एक किपलिंग जो लेखक है अंग्रेजी कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उन्हें बुखार होता तो बुखार में भी उन्हें काम करना पड़ता था, तो वो बुखार में और भी बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते थे। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं है कि बुखार में कि उन्हें कभी कम लिखा हो, यह बात उन्हें स्मरण नहीं है। वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। ये सब कैसे हो सकता कि बुखार में भी इतनी अच्छी बहुत सारी कहानियाँ वह लिखते कि वह किस तरह बन जाता, वह उसका निर्णय वह दे नहीं सकते। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी चट्टाने की दो सबसे बड़ी कविताएं सांत्रण के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिफस बरकस हनुमान मैंने प्लूरिसी में पड़े लिखी थी। कि लेखक ने किसी प्रसंगवश उन्हें स्मरण है कि अपनी दो चट्टानों और सिसिफस बरकस हनुमान जैसी जो किताबें उन्होंने लिखी थी उस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार यानी कि इनाम कि उन्हें इनाम मिला था ठुकरा देना कि अस्वीकार करना कि उन्होंने, क्योंकि वह जो किताबें उन्होंने लिखी थी वह प्लूरिसी के दांतों की एक बीमारी है उसी में पढ़कर उन्होंने लिखी थी। बीमारी अथवा फेफड़ों में पानी भर जाना। फेफड़ों यानी कि फेफसा। कि उस बीमारी में पड़े हुए थे तब उन्होंने यह दोनों किताबें जो लिखी थी कि उस कविताएं के दौरान उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था, उसका अस्वीकार किया था। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। कि जब लेखक अपनी युवानी पर थे तब उन्हें बीमारी जो रोग लगा है पराजित यानी कि हरा देना, कि बीमारी उन्हें हरा नहीं सकती थी, लेकिन लेखक खुद अपनी जिद पर अड़े रहकर
उस बीमारी को ही हरा देते थे, कि पराजित कर देता था, यानी कि हरा देते थे। पराजित का विरोधी विजय। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता, कि बुखार के आखिर अंत में कितने दिन रहता। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, जो पिछले 9 महीनों से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। कि विश्राम तिवारी जो एक लेखक है, कि उन्होंने कि अपने तिवारी ने कहा था कि वे ही कि मार के पीछे भूत भागे, यानी कि कहावत को सार्थक करते हुए वो कहते हैं कि कोई भी कार्य जो है दिन रात करने पर बड़े से बड़ी जो बीमारी है वह भाग जाती है। कि उन्होंने यह सिद्ध करके बता दिया था कि मार के पीछे भूत भागे कहावत का अर्थ होता है मार के पीछे भूत उसका अर्थ है किसी की तरह से समस्या का हल करना, किसी भी तरह से। समस्या का हल करना। कि किसी भी तरह से मार के पीछे भूत भागे, कि यह कहावत जो है कि किसी भी तरह से समस्या का हल करना, चाहे वह बीमार हो, कोई भी हो, लेकिन उसी में अपना कार्य जो है वह करते, वह उसे सिद्ध करके ही रहते हैं। कि लेखक हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि काम के पीछे बुखार भागे। अगर कार्य करते रहो तो कितना भी तेज बुखार हो वह अपने आप ही चला जाता है। यह बुखार मामूली न था, लेकिन यह जो बुखार था वह मामूली नहीं था। उसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। कि उसका संबंध लेखक को 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते यह बुखार चलता नहीं है, लेकिन पूरे पिछले 9 मास से उनको यह बुखार जो है झड़कड़ कर रखता है, उनके पीछे पड़ा हुआ था। और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया, कि यह बुखार जो है मिटने के बजाय कि उनके पहले पूर्व, यानी कि उसके पहले सबसे अधिक विनाशकारी झटका जो है लेखक को दे देता है। विध्वंसक यानी कि विनाशकारी। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, कि स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, मात्र लेखक जो है ट्यूशन करते थे क्लासेस। उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी, कि ट्यूशन जो है वह कर रहे, लेकिन पैसों की आमदनी यानी कि रुपया पैसा जो है उनकी उन्हें आवश्यकता थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, कि किताबों के जो लिखते थे वह किताब जब स्कूल में जाते थे तब उनकी किताबें जो है वो उसका बिक्री यानी कि बेचान वो हो जाता था। लेकिन स्कूल बंद होने पर किताब पुस्तकें हैं जो उनकी बिक्री नहीं होती थी, कि नियमित रूप से कर्ज सिर पर चढ़े थे, कि ऋण जो है उनके मस्तक पर चढ़ा हुआ था। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 सेल्सियस से 102 सेल्सियस के बीच उनका बुखार
रहता। कि बुखार जो है मिटने का नाम ही नहीं लेता है, कि 1-2 दिन नहीं लेकिन कितने ही महीनों तक उन्हें बुखार, जुलाई मास आ जाता है, छुट्टियां ख़त्म हो जाती है, फिर भी उनका बुखार जो है मिटता नहीं है। कि अब तो स्कूल भी उन्हें दिन भर सारा दिन पढ़ाना पड़ता है, कि आराम नहीं मिलता है। कि बुखार का नमूना वही ही तेज बुखार उन्हें रहता है, कि दिन में बुखार नहीं हो और शाम को तेज बुखार उन्हें हो जाता है। कमज़ोरी दिन ब दिन बढ़ती हुई, कि शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वह अब कम होती जा रही थी, कि वह शक्तिहीन, कि उसको पराजित नहीं कर सकते थे। कभी कभी धीमी खांसी, कि कभी कभार उन्हें धीमी खांसी भी अब होने लगी थी। दवा शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथ कर रहा था। कभी कभी सोचता, क्या मुझे तपेदिक हो गया है, कि धीमी खांसी दवा दारू जो है वह सब लेते हैं, लेकिन यह उन दवाओं से भी उन्हें कोई आराम नहीं मिलता। कि कभी कभार वह सोचते हैं खुद, कि कहीं मुझे टीबी तो नहीं हो गई है, क्षय, तपेदिक यानी कि क्षय, कि वो तो नहीं हो गया है तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बुत्ते के बाहर है। कि अगर मुझे तपेदिक, कि टीबी આપણે કહીએ છીએ, क्षय रोग कहिए છીએ, कि उसका इलाज कराना तो इतना उनके शक्ति के बाहर था, उतनी आमदनी उन्हीं के पास नहीं था। एलोपैथी यानी कि अंग्रेजी पद्धति की आचार पद्धति। उपचार पद्धति होगी। उपचार पद्धति कि उनके शक्ति के बाहर था। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। कि लेखक की पत्नी जो श्यामा जो है, उसी वक्त श्यामा जो है पहले बीमार जो रहती थी, इसीलिए कवि खुद लेखक कि उस वक्त उनकी जीवा यानी कि આપણે जीभ कहिए छे, कि उस पर क्या साक्षात सरस्वती जी बैठे हुए थे जब उन्होंने यह कहा था कि श्यामा का जो बुखार है वो मैं लेना चाह रहा हूँ। बैठी हो तो कितना अच्छा है, क्या मैं बीमार हूँ इसीलिए श्यामा स्वस्थ है, कि बैठी होती तो कितना अच्छा रहता, कि मैं बीमार हूँ इसी वजह से श्यामा जो है तंदुरुस्त है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी। कि पिछले 6 सालों से कि श्यामा ने कि ज्वर से बुखार से मुक्त नहीं थी, उसे 6 सालों से बुखार रहता था। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी, लेकिन श्यामा को उसकी बीमारी जो है अंदर ही अंदर खाए जा ही, कि उसकी चिंता सतत सताती रहती है कि अपने पति की जो बीमारी देखकर उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था, कि उसने अपनी इच्छा शक्ति के मुजब अपने बुखार को चिंता छोड़कर अपने आप को तंदुरुस्त मान लिया था। वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए, कि वह भी कहीं उसकी फिक्र न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था।
कि उसी के अलावा पत्नी श्यामा के अलावा लेखक की बीमारी को कदाचित घर के अन्य सदस्य को मालूम नहीं था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। कि कारण यह था कि लेखक जो है अपने सारे कार्य जो है साधारण मनुष्य जो करता है कार्य उसी के रूप में वह कर लिया करते थे। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं, कि गर्मी के दिनों में तो सभी लोग थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर B.K. मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराओ। कि एक दिन श्यामा उन्हें सलाह सूचन करती है कि तुम्हें डॉक्टर मुखर्जी के यहाँ अपना इलाज कराना चाहिए। कि परीक्षा यानी कि इम्तहान, कसौटी उसका सामान्य अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर इलाज के रूप में उसका अर्थ लिया हुआ है। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेखक ने उसे टालना चाहा। टाल मटोल यानी कि टालना, कि बहानाबाजी આપણે કરીએ છીએ ને દવાખાને ના જવું હોય ત્યારે, कि उसी तरह लेखक भी उस बात को टालना चाहते हैं, लेकिन पत्नी जो है वह मानती नहीं है। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊं वह खाना नहीं खाएगी। कि वह जिद, श्यामा जो है वह जिद पर अड़ी रहती है कि जब तक तुम डॉक्टर मुखर्जी के पास जाकर अपना इलाज नहीं कराते तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है, कि अब पत्नी की बात माननी ही रही। लेखक जो है डॉक्टर मुखर्जी के पास अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, कि डॉक्टर को खुद डर था कि लेखक को क्षय तपेदिक रोग हो गया है, उसका आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। कि इलाज उपाय जो है कि उन्होंने लिख दिया। नुस्खा यानी कि उपाय। कि उस रोग का इलाज उपाय जो है उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन उन्हें बिना फिक्र किए रहने की बात कही और पूरी तरह से आराम करने के लिए कहता है। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा, कि वह डॉक्टर मुखर्जी का इलाज जो है उन्हें मौत जैसा लगता है, कि मौत का आह्वान बुलाना होता है, इसी तरह यह नुस्खा उन्हें लगता है। क्या मेरी विदा का समय आ गया है? क्या मेरे अंतिम दिन आ गए हैं? क्या इतने ही दिन के लिए आया था? कि लेखक के मन में कई प्रश्न उमड़ते रहते हैं यह बीमारी जानकर, कि क्या मेरे जिंदगी के इतने ही दिन होंगे, इसीलिए मैंने उस धरती पर जन्म लिया। इतने ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने। कि लेखक के मन में कई विचार उमड़ते हैं, कई प्रश्न जो है अपने आप से होते रहते हैं। स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, कि जैसा स्वागत उनकी लेखनी की तब भी वाह वाह प्रशंसा होती थी चारों ओर। और यह रोग की जानकारी जब उन्हें होती है तब उन्हें कि स्वागत, जैसे ही उनका स्वागत के तुरंत ही उसके विदा का समय आ गया, ऐसा वो मानते हैं। बंद लगी होने खुलते ही मेरे जीवन मधुशाला, कि अपने मधुशाला जो काव्य उन्होंने जो लिखा था वह अब बंद होने लगी, ऐसा उन्हें लगता है। अब उनके खुद के जीवन की मधुशाला बंद होने वाली है। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? कि लेखक ने खुद अपनी भविष्यवाणी कर दी थी, स्वयं यानी कि खुद। सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है?
कि सबसे हृदय स्पर्शी यह प्रश्न था कि क्या सामा के किस्मत में भाग्य यानी कि किस्मत में वेधव्य यानी कि विधवापन लिखा हुआ है कि जिसका पति मर जाता है वह स्त्री यानी कि विधवा शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए कि सामा की किस्मत में क्या विधवा होना लिखा है। अच्छा, आज हम यहीं तक उसकी चर्चा करेंगे और बाद में आगे पढ़ेंगे।